हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे आज के टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो ये 11th का पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इस चैप्टर को आपको बहुत बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, बिल्कुल भी आप भूल जाइए कि आपको कोई समझने की ज़रूरत है। अब तो सिर्फ इस टर्म को समझने के लिए एक छोटा सा मैं बताता हूँ। देखो, हम सब लोगों ने अकाउंटिंग तो देखो हो सकता है हम सभी लोग पहली पहली बार सुन रहे हों। तो देखो, बाकी हम सब लोगों ने क्या सुना है, हम सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई है। जैसे बैंक अकाउंट तो हमने सुना ही है। तो बैंक अकाउंट बताइए आप, क्या होता है? आपका बैंक में अकाउंट होगा, जैसे बैंक में आपका एक अकाउंट है ना, वैसे ही अकाउंट होता है। तो आप बैंक अकाउंट से अकाउंटिंग को समझ सकते हो। तो अकाउंटिंग में क्या रहता है, आपको उसमें कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। पैसे आप जमा करते हैं, फिर तो उसमें आपका बैलेंस हो जाता है। फिर क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन करते जाते हैं, उसमें से खर्चे करते जाते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, सपोज़ 100 रुपीज़ थे, आपने 10 रुपये 20 रुपये ऐसे खर्चे किए, तो आपका जो बैलेंस आ जाता है वो 30 आ जाता है। यहाँ पर छोटी छोटी सी एंट्री हो जाती है, तो ये आपका बैलेंस आ जाता है। इतना तो आप समझते हैं कि ये बैंक अकाउंट में ऐसे ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट देखा होगा। तो वहाँ पर जो बैंक में एक अकाउंट रहता है, उसमें क्या करता है बैंक वाला, अकाउंट के लिए क्या करता है, आपके अकाउंट के लिए वो पहले तो उनके पास एक सिस्टम रहता है, जो सिस्टम क्या आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपका ट्रांजेक्शन हुआ है। ये ट्रांजेक्शन हुआ तो वो उनको उनका सिस्टम देख लेता है कि नहीं, इसने ट्रांजेक्शन पेमेंट किया है, तो वो समझ लेता है कि यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन हुआ है। फिर क्या करता है, फिर वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। कहाँ पर? अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करता है। तो आप समझिए कि आपके सिस्टम में रिकॉर्ड किया है, तो फिर उसका इफेक्ट भी आपके बैलेंस में आता है। तो आप क्लोजिंग बैलेंस देखिए, यहाँ पर 70 रुपीज़ आ गया है। तो बैंक अकाउंट को आप समझिए कि बैंक में आपका खाता होता है, वैसे ही अकाउंटिंग भी एक इसी हिसाब से मेंटेन करने का, एंट्रीज पास करने का एक हिसाब किताब रखने का तरीका होता है। ये छोटा सा आप समझिए, फिर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो, टेक्निकली ये लोग क्या लिखते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ये लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, एक लैंग्वेज है बिजनेस कम्युनिकेशन की। जैसे रहता है ना कि जैसे कोई बंदा है, जैसे कोई किसी अमीर बंदे रहते हैं ना, वो अपनी अमीरी शो करने के लिए बताते हैं मेरे पास ये कार है, मेरे पास रोलेक्स की वॉच है, ये सारा कुछ बताते हैं। तो वो उनका कम्युनिकेट करने की एक लैंग्वेज रहती है, शो ऑफ करने का लैंग्वेज रहता है बड़े बड़े लोगों का। अम्बानी इतनी बड़ी शादी करता है, वैसे ही अकाउंटिंग बोलता है कि नहीं, मेरी अपनी लैंग्वेज है। ऐसे कॉलर उठा के ऐसे बोलता है, मेरी अपनी लैंग्वेज है। तो अकाउंटिंग बोलता है कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है। उसमें क्या करते हैं हम सब लोग, सिर्फ जो डिटेल है ना, उसमें जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उसको रिकॉर्ड करके बताते हैं। तो ये क्या है, एक लैंग्वेज है, भाषा है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन of business organization. It provide insight into company financial health and help stakeholder to make informed decision. This include tracking income, expenses, managing asset liabilities and generating financial statement. तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है। चीज़ आपको बोलता हूँ। देखो, उन्होंने बोला प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एक ये बही खाता रहता है कि आपने 100 रुपये जमा किए, तो यहाँ पर आपने एक दोस्त को उधार दिए 100 रुपये। आपके दोस्त का नाम था राम, उसको 100 रुपये आपने दिए उधार। तो आपने ये रिकॉर्ड कर लिया। अभी उसने क्या किया, उसने कुछ खर्चे किए, एक्सपेंसेस किए आपके ऊपर 20 रुपये के। तो आपको उसको रिकॉर्ड किया कि बोले अब राम से आपने बोल दिया कि मुझे 80 रुपये वापस कर देना। ओके, अभी 80 रुपये का क्या किया, अभी 80 रुपये है, ऐसे उन्होंने किया। तो यहाँ पर पहले तो रिकॉर्ड कर लो, फिर क्लासीफाई कर लो कि आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कहाँ उसको क्लासीफाई करेंगे। जैसे राम पर्सन है तो उसको बोलेंगे कि ये मेरे पैसे लेना बाकी है, तो ये मेरा डेटर हो गया है। ऐसा टेक्निकल बोलते हैं कि राम से मेरे को, आप बोलोगे कि मेरे को पैसे लेना, तो उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं डेटर। तो यहाँ पर आपने उसको डेटर में क्लासीफाई कर दिया। अभी क्या होता है, समराइज़ होता है। ये समराइज़ भी करते हैं इसको, ये मैं आपको आगे बताऊंगा समराइज़ कैसे करते हैं। फिर इसको रिपोर्ट भी करते हैं। तो ये भी छोटी सी बात है, सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं। तो यही सारी बात है।
और देखो जब आप इन सब चीज़ों को कर लेते हो प्रॉपरली, सब चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे P&L बनता है, बैलेंस शीट होती है, तो वो सब देख के आप बता सकते हो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। जैसे डॉक्टर चेक करके बताता ना कि पर्सन की हेल्थ कैसी है, वैसे ही अकाउंटिंग रहता है, वो चेक करके बताता है कि पर्सन फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की कैसी है, और स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करते हैं और बहुत अच्छे डिसीजन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग लिखे हुए हैं। देखो अकाउंटिंग का एक बहुत अच्छी चीज़ रहता है, ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता है जो कैसी रहती है, जिसको मॉनिटरिंग टर्म में अपन देख सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं। जैसे आपको माँ ने खाना खिलाया है, मम्मी के हाथ का खाना मिल गया, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसकी उसको आप मॉनिटरी टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते उस चीज़ को, लेकिन जो होटल का खाना है ना, उसको आप कर सकते हो। तो यही हमारा पहला पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल। जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आता है तो ये मॉनेटरी टर्म की बात होती है। जो भी चीज़ मॉनेटरी टर्म में अपन मेज़र कर सकते हैं उस चीज़ को ही रिकॉर्ड करता है, जिसको नहीं कर सकते उस चीज़ को अपन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो पहली बात तो ये हो जाती है। फिर अकाउंटिंग में दूसरी दूसरी चीज़ होती है कि उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, क्या करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। तो अकाउंटिंग की अकाउंटिंग की डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग सिर्फ छोटा मोटा नहीं, उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कैसा करते हैं, डिटेल रिकॉर्ड। उसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे मैंने पैसे दिए, मैंने तो राम को भी दिए, श्याम को भी दिए और राजू को भी दिए पैसे, 3 लोगों को दिए, तो मैं पर्टिकुलरली उनका नाम लिखूँगा, डेट लिखूँगा, और मैंने किस पर्पज़ से दिए वो भी मैं अगर मेंशन करूँ तो बहुत अच्छा है। इतना रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे ना, तो ऐसा अपन अकाउंटिंग में बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। एक ये वाली बात है। और यही लिखा है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन दी जर्नल। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने की आर्ट को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। और सेल परचेज पेमेंट इन्वेस्टमेंट अपन क्लासीफाई भी करते हैं इन सब ट्रांजेक्शन को। वो अपन जब पहले आप रिकॉर्ड कर लोगे ना, आप जैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो सकता है फ़ोन खरीदते हो, आप फ़ोन भी खरीदते हो, आप कपड़े भी खरीदते हो, आप फूड भी खरीदते हो। अब आप अपनी खुद की पर्सनल बैलेंस शीट बना रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे, फूड का तो ऐसा है कि फूड आज आपने खाया, बस गाय, फूड थोड़ी ना आपको दिखेगा। लेकिन मोबाइल है, वो आज आपने परचेज़ किया तो हो सकता है 2-3 साल आपके साथ रहे, तो फ़ोन आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, सेट दिखेगा, तो उसको अपन ऐसा सेट क्लासीफाई करेंगे। जो फूड है उसको अपन ऐसा एक्सपेंडिचर एक्सपेंस शो करेंगे। आप इस बात को समझ लीजिए। सिंपल सी चीज़ें हैं, नहीं भी आ रही होगी आपको समझ में तो आप सिर्फ सुनिए। देखो क्लासीफाइंग करना पड़ता है, तो अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई, अलग अलग जैसे कैटेगराइज करते हैं। जैसे आपने कुछ बर्गर पिज़्ज़ा खाया मैकडी पर, वो आपने खाया, उसके बाद आपको कोई वैल्यू जो भी है वो सिर्फ आपको यूटिलिटी थोड़े टाइम के लिए मिली, वो आपको पता है। बट आपने जो फ़ोन ख़रीदा है वो आपके साथ कब तक रहेगा, कम से कम 2-3 साल तो रहेगा। तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, फ़ोन को अपन ऐसा सेट शो करेंगे, जबकि अपन जो फूड पर जो एक्सपेंडिचर की उसको तुरंत क्या कर देंगे, P&L में खर्चा शो कर देंगे। ऐसी वाली बात है। तो ऐसे अपन क्लासीफाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से क्या होता है, बिजनेस में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ जैसे किसी को सैलरी का पेमेंट किया तो वो खर्चा हो गया, अब उसके कारण कोई भी एसेट दिख तो रही नहीं है। अगर दिख रही है तो उसको ऐसा अपन असेट रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज उसको P&L में राइट ऑफ कर देंगे। समराइजिंग, तो देखो समराइजिंग क्या होता है, आप साल भर पढ़ाई करते हो, साल भर बुक्स बनाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन उस चीज़ को समराइज कैसे कर देते हैं। समराइज एक मार्कशीट जो आपकी आती ना, उसमें समराइज कर देते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपने इतना स्कोर किया, इस सब्जेक्ट में आपने इतना स्कोर किया। ऐसे ही अपना जो अपना अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में भी कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं जो क्या करती है, पूरे साल के ट्रांजेक्शन को या जो भी पीरियड है उसके सारे ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हैं, उसको समराइज़ कर देते हैं। तो ऐसे कुछ समराइजिंग के लिए कुछ कुछ रिपोर्ट्स रहती है, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, बैलेंस शीट भी बनाते हैं, और मोर ओवर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इन सब में क्या करते हैं, इन सब स्टेटमेंट में इन सब टेबल बना के अपन क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को समराइज़ करते हैं।
फिर क्या होता है, फिर रिपोर्टिंग भी होती है। आपने जो कुछ भी किया उसको रिपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारे स्टेक होल्डर को। ओके, तो आप समझ लीजिए रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है। एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये क्या होता है, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग बहुत बहुत बियॉन्ड जाती है, सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग से भी बियॉन्ड जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, डेटा को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस को असेस करना, बहुत सारी चीज़ें। अभी देखो क्या होता है, आपका रिजल्ट आया, मार्कशीट आई, रिपोर्टिंग में तो क्या हुआ कि ये बहुत सारे स्टेक होल्डर को बताते हैं। तो जैसे आपके पेरेंट्स को आपको मार्कशीट शो करनी पड़ती है, बेटा देखिए आपके बेटे ने क्या किया साल भर, ये दिखा देना, तो वो रिपोर्टिंग में आ जाता है। फिर क्या होता है, सभी लोग, अभी रिपोर्टिंग हो गई तो सभी लोग एनालाइज भी करेंगे, तो उसमें देखते अरे ये बेटा पबजी खेलता था, फ़ोन चलाता था, सोशल मीडिया से तो इसकी आंखें ही नहीं हटती थी, इसके दिमाग में सोशल मीडिया ही चलता रहता था, ऐसा ऐसा बोलेंगे। तो वही वाली बात है कि एनालाइज करेंगे। तो जैसे आपको एनालाइज करेंगे कि आपके मार्क्स कम क्यों आए हैं, वैसे ही अगर प्रॉफिट और लॉस क्या कम कम रहेगा, लॉस क्यों हुआ, पोजीशन अच्छी क्यों नहीं है, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो गया, उन सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे और फिर प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे। तो वो सारी बातें ये सब अकाउंटिंग में होती हैं। समझ लीजिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अभी समझते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जो AICPA ने दी है। AICPA ने भी एक छोटी सी डेफिनेशन देने की कोशिश की अकाउंटिंग की। उन्होंने बताया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। वही सारी बातें अब जो पहले समझी हुई है कि रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं कि किस नेचर का वो ट्रांजेक्शन है, फिर उसको अल्टीमेटली क्या होता है, सब लोग एक एक ट्रांजेक्शन तो चेक करेंगे नहीं, हर एक बंदा आपके लिए हर दिन के एफर्ट्स तो देखेगा नहीं, वो तो सिर्फ आपकी मार्कशीट देखेगा। तो इस हिसाब से कंपनी का भी सेम रहता है कि आपको कंपनी का डेटा चेक करना है तो आप हर एक छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को नहीं, सिर्फ कुछ सालों की बैलेंस शीट उठा के डिसीजन ले लोगे। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, रोल होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, रोल भी होता है। तो देखो अकाउंटिंग करेंगे हम, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, हम उसको प्रॉपरली पोस्टिंग करेंगे। ओके, फिर हम उसको समराइज़ भी करेंगे, फिर उसको कम्युनिकेट भी करेंगे। हमारा चलो मार्कशीट का तो ये था कि हमको अच्छा करियर बनाना है, कैसे भी करके हमको 10th या 12th पास करनी है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। बट सर ये अकाउंटिंग है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। देखो अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्टिव रहता है, आप जैसे आपके पेरेंट्स को जानना रहता है ना कि आपने साल भर में कैसे पढ़ाई की, उसका क्या रिजल्ट आया, वैसे ही कंपनी को भी जानना रहता है कि हमारी कंपनी ने साल भर क्या किया है, कुछ अच्छा किया कि नहीं किया। तो वही बात है। देखो पहले नंबर तो क्या रहता है, जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है कि जैसे टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, क्लास में मेजरली यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप कॉपी अच्छी बनाएं, कॉपी तो बना ही लें, नोट्स बना लें, कॉपी बना लें। ओके, तो ऐसे ही अकाउंटिंग का रहता है कि सबसे पहले तो जो अकाउंटेंट हैं वो सब लोग क्या करें, अच्छा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, ताकि क्या हो, रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो आगे की चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो ये प्राइमरी स्टेज होती है। तो कॉपी बनाना जैसे प्राइमरी स्टेज होती है, वैसे ही क्या हो जाता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना भी प्राइमरी स्टेज होती है। समझ लीजिए आप, छोटी सी बात। तो वैसे ही जैसे टीचर आपको बोलता है ना कि आप कॉपी बना लीजिए, वैसे ही अकाउंटिंग बोलता है सर जी आप क्या बनाइए, आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाइए, उसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखिए, ये हुआ है आज, चाय के लिए इतने खर्चे किए हैं, फिर हम लोगों ने कुर्सी टेबल मंगाई है तो उसके लिए इतना एक्सपेंडिचर किया है, वो सारा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, बहुत सिस्टमेटिक मैनर में करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद क्या होता है, अभी आपने ये सब तो कर लिया, इसके बाद ये कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर में आपको दिख रहा होगा ये कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में अपन कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हुआ, साल के एंड में अपन बैठेंगे। कभी जैसे आपका दोस्त मिल गया, आप दोनों मिले, आपने बोला कि यार बेटा तुमको 100 रुपये दिए थे मैंने राम, तो बोलेगा राम, बोलेगा नहीं 100 क्या, मैंने आपको 20 रुपये का खर्चा भी करवा दिया था, उस दिन पानी पूरी खिलाई थी, 20 रुपये की भूल गए क्या। तो बोले हाँ याद है। तो फिर वो बोलेगा कि मुझे 80 रुपये देना है, फिर आप बोलोगे कि नहीं बेटा मैंने तुमको चाय भी पिलाई थी। तो वो बोलेगा ठीक है तो 10 रुपये और ऐड कर लो, तो 90 रुपये हो गए। तो ऐसे आप क्या करोगे,
हिसाब लगाओगे। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब होता है, बैलेंस शीट की पोजीशन भी सर्टेन करते हैं अपन। ओके, तो जो नेट नेट है 90 रुपीज़ पेमेंट किसको आ गया, राम को आ गया ना, ये इस बात से आप समझ लीजिए। एक और बात लिखी है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। देखो क्या रहता है कि जब भी आप बैलेंस शीट को, P&L और ये सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये सब बनाते हैं ना, तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना बहुत सिंपल रहता है। उनको जब बहुत बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है ना, तो उनको पता चलता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे डेटर है, कौन सी डेटर ने पेमेंट नहीं किया है, तो उनको लगता है कि अगर ये पेमेंट नहीं कर रहा तो फिर उसको पकड़ेंगे, बोलेंगे भैया पेमेंट करो मेरा। ऐसा क्या है कि बोला था 1 महीने के लिए पैसे चाहिए हैं और तुमने तो 6 महीने से पैसे नहीं दिए। तो मैनेजमेंट क्या करता है, प्रम्प्टली अच्छा डिसीजन ले सकता है जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी यूज़र रहते हैं, इंटरनल यूज़र भी होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र भी होते हैं। इंटरनल कौन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक्सटर्नल कौन होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो जो घर के आदमी हैं उनको भी जानकारी, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और जो बाहर के लोग बाग हैं ना, उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये भी इतना सा समझ लीजिए। और क्या रहता है, जब आपके पास प्रॉपर, आपको पता होगा कि मेरे पास 10 चेयर हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा, आपके पास कितनी चेयर है, कितनी आपके पास टेबल हैं, ओके, कितने लैपटॉप हैं कंपनी में, समझ रहे हो, कितने फ़ोन उन्होंने एम्प्लॉय को देकर रखे हैं। ये सारी चीज़ें पता चलती हैं किससे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। जब आपको पता होगा ना, अगर आप कल के दिन गए, आपने चेक किया, अरे यहाँ पर तो 9 ही चेयर हैं, फिर आप पूछोगे कि भाई साहब एक चेयर कहाँ गई, तो बताएंगे सर क्या हुआ, कल हाथी, डॉक्टर हाथी आए थे, वो बैठ गए तो एक चेयर टूट गई है। ठीक है, ऐसे ऐसा नहीं बोल रहा मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी डिस्क्रिपियंसी आती है, कुछ भी चीज़ मिसिंग होती है, तो आप उसको क्या करोगे, तुरंत उस पर क्या कर सकते हो, क्वेश्चन रेज कर सकते हो, और उसके अंदर डिटेल में आप पूछ सकते हो क्यों ऐसा, क्यों है, एक कम क्यों है। तो वो सारी बातें हैं। और साथ ही साथ जब प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, अभी आपने बोला ना कि आपके पास प्रॉपर लिखा हुआ है कि राम से आपको 90 रुपये लेना है, तो जो राम भैया हैं उनसे 90 रुपये अगर आपको लेना है, तो वो प्रॉपरली आप, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, राम बोले कि नहीं, आप बोलोगे कि राम बोलेगा 80 देना है, आप बोलोगे 100 लेना है, फिर आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट डिस्कस करोगे, प्रॉपरली अकाउंटिंग में एक एक एंट्री लिखी हुई है, तो आप उसको क्या इजीली रिजॉल्व कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारी बातें होती हैं, इजी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ईजिली हो जाता है। चाहे वो डिस्प्यूट का केस हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर का केस हो, या इंसॉल्वेंसी का केस हो, सभी केस में क्या हो जाता है, इजीली सेटलमेंट हो जाता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या क्या फंक्शन होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, मेंटेनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये होता है ट्रेडिंग P&L अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लीजिए आप, बैलेंस शीट बना लीजिए, इसमें आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाता है, और साथ ही साथ नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं। तो ये सारे चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने का काम किसका होता है, अकाउंटिंग का होता है। कहीं कहीं पर लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे GST है, इनकम टैक्स है, या TDS का कंप्लाइंस है। तो समझ लीजिए GST तो आप समझते हो, तो GST में क्या करना पड़ता है, हर मंथ का रिटर्न फाइल करना पड़ता है, कितनी सेल हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल परचेज की इन्फॉर्मेशन अपन को देनी पड़ती है। आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, उसमें हर सेल की जानकारी है, हर परचेज की जानकारी है, तो क्या कर सकते हो आप, वो जानकारी के बेसिस पे क्या कर सकते हो, आप इजीली GST का रिटर्न बना सकते हो और GST का रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे लॉ का कंप्लाइंस रहता है, वो इंश्योर हो जाता है अकाउंटिंग के कारण, क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करता है। कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र, तो घर के लोग और बाहर के लोग हैं, उनको क्या हो जाती है, जानकारी मिल जाती है। ये वाली बात है। अभी घर के लोग बाहर के लोग कौन है वो मैं आपको बताऊंगा। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग, देखो मैनेजमेंट को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो उन सब इन्फॉर्मेशन को देखता है बहुत बारीकी से, उनको समझ में आता है कि कौन सी चीज़ प्रॉपर हो रही है, कौन सी चीज़ प्रॉपर नहीं हो रही है। तो फिर वो क्या करते हैं, प्रॉपर एक्शन लेते हैं और प्रॉपरली क्या करते हैं, अपनी एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सारी बातें थी किस चीज़ से रिलेटेड, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड।
अभी हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या हैं, ये सारी बातें आप समझिए। देखो, अकाउंटिंग में क्या होती है, बहुत सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट बिजनेस। तो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताता है, देखो ये बनता है एक पीरियड के लिए। कब के लिए, हो सकता है 1 साल के लिए बने या 6 मंथ के लिए बने, तो ये चीज़ होती है। बट ये बैलेंस शीट होती है एट पॉइंट ऑफ टाइम होती है। जैसे एट पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, आज मैं कितने, आज मेरी एज क्या है, तो मेरी एज सपोज मान लो 28 ईयर 8 मंथ 6 डेज है। ये मेरी आज की डेट है। तो ऐसे बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में जो असेट लायबिलिटी रहती है ना, वो एक पर्टिकुलर डेट की रहती है। और जो P&L रहता है वो एक पूरा पीरियड कवर करता है। ये छोटी सी बात है, आप समझ लीजिए, इसके ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट हेल्प है, वो क्या करता है, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल एक्सरसाइज में क्या करता है, मदद करता है अकाउंटिंग। और अपन कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू अपन कंपेरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स, जीएसटी का, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है तो इन सब चीज़ों का कंप्लाइंस करना, सेटलमेंट करना ईजी हो जाता है। अब लोन सैंक्शन की प्रोसेस रहती है, उसमें क्या रहता है, उसमें वो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देखेगा, आपकी असेट देखेगा कि सर आपकी असेट इतने की है। उसने देखा कि आपकी असेट, आपके बैलेंस शीट में आपकी असेट 50 लाख रुपीज़ की है। आपने बोला सर हमको 25 लाख का लोन चाहिए। बोलेगा सर ले लीजिए, आपके पास तो प्रॉपर रिकॉर्ड है, आपका दिख रहा है हमें कि कितना सेट आपके पास। तो लोन भी इजीली सैंक्शन हो जाता है। कोर्ट भी ऐसा एविडेंस क्या कर लेता है, एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर है, प्रॉपर आपके पास रिकॉर्ड है और उसके पीछे आपके पास रीजनिंग भी है कि सोर्स ऑफ डेट, सोर्स डॉक्यूमेंट भी आपके पास जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ था। तो कोर्ट भी बोल देता है ठीक है, हम इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसके बेसिस पे भी अपनी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। और देखो, कभी आपको क्या हुआ, आपका बिजनेस है, अब आपको सेल करना है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपका बिजनेस में कितनी असेट है। अब ऐसे आपको पता, आप हिसाब लगाओगे कि अरे नहीं, मेरे बिजनेस की तो इतनी असेट है। तो उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सेल के लिए प्रोसीड कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो। ये एक बेनिफिट होता है अकाउंट्स मेंटेन करने का। और कभी कभी क्या रहता है कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि आप सपोज़ आपने किसी से 2 करोड़ रुपए ले लिए। कितने ले लिए, 2 करोड़। अब आपके अंदर क्या है, आपकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की। तो क्या होगा, आप बोलते कि काम करो, मेरे पास जो कुछ है सब कुछ बेच दो। तो फिर क्या होगा इंसॉल्वेंसी में, और मेरे से जितना पैसा निकलता निकाल निकाल लो। तो ऐसा कुछ होता है। तो उस केस में क्या आ जाता है, उस केस में जो काउंटिंग रहता है वो आपकी प्रोसेस बहुत स्मूथ कर देता है। पार्टनरशिप में कोई लफड़ा झगड़ा हो गया है, 2 लोग थे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, अकाउंटिंग है, बोले क्यों प्रॉब्लम रहती हो, क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूं ना, मैं सेटल करूंगा। तो अकाउंटिंग क्या करता है, प्रॉपर सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। बोले तुम्हारा शेयर इतना, तुम्हारा शेयर इतना, तुम्हारा शेयर इतना, ABC 3 पार्टनर थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपना अपना शेयर लो और फ्री हो जाओ। ऐसी बात करता है अकाउंटिंग। समझ गए आप लोग क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या एडवांटेजेस है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, देखो, अकाउंटिंग के सारे फायदे नहीं होते, कुछ कुछ नुकसान भी होते हैं। अकाउंटिंग इन्वॉल्व एस्टिमेट्स फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है, अकाउंटिंग में इन्वॉल्व रहता है बहुत सारी चीज़ें। तो अकाउंटिंग में क्या इन्वॉल्व रहता है, देखिए लिमिटेशन भी रहती है। अकाउंटिंग बोलता है कि हमको क्या असर्टेन करना है, प्रॉफिट असर्टेन करना है, एस्टिमेट करना है। तो क्या रहता है, देखो प्रॉफिट और लॉस रहते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्या रहता है, एस्टिमेट रहता है। एस्टिमेट मतलब अप्रोक्स, अनुमान, जो बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट है, वो चीज़ नहीं रहती। कभी कभी पर क्या रहता है, जैसे कंपनी को लगता है कि हमारा जो भी हम सेल करते हैं क्रेडिट पर उधार देते हैं, उसमें से कुछ लोग पैसे रहते हैं वो खा ही जाते हैं। कितना ही कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, फिर भी वो पैसे नहीं देते। तो मैंने बोला कि यार ऐसा कितना होता है, तो बोले कि अगर 10 करोड़ की सेल होती ना, तो 50 लाख तो ऐसा रहता है कि जो डूब ही जाता है। तो ऐसा अगर कुछ सिनेरियो होता है कंपनी में, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक रीजनेबल बेसिस पे 50 लाख रुपीज़ का क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ेगा।
जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू रहती है क्लोजिंग स्टॉक की, वो भी क्या रहती है, वो भी एस्टीमेट बेसिस पे निकालते हैं कि थोड़ा एस्टीमेट रहता है। अभी कोई एसेट है, अभी जैसे आपका फ़ोन है, तो आप मानते हो कि मैं 3 साल तो चलाऊँगा, 3 ईयर आपने एज्यूम करके रखा है। हो सकता है कल आपका फ़ोन चोरी हो जाए, गुम जाए, कुछ भी हो जाए, टूट जाए, हो सकता है उसकी लाइफ 1 महीने की ना हो सकता है वो 3 या 5 साल चले। तो ये क्या रहता है, एस्टिमेटेड लाइफ भी अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसमें भी रहता है, इसमें मेथड रहती है, एसडी भी रहती है, डब्ल्यूडी भी रहती है। तो जो भी मेथड करते हैं उसके रिजल्ट अलग आते हैं, जो भी प्रिंसिपल अपन फॉलो कर रहे हैं उसके कारण जो इफेक्ट आता है ना वो अलग आता है, तो एक लिमिटेशन है। और अकाउंटिंग क्या करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर मतलब क्या करता है, तो उसमें सिर्फ डेटा रहता है, फिर उसके बेसिस पर रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं। अभी सपोज कोई कंपनी है, वो क्या करती है, वो कम सेल करती है, तो उसके प्रोडक्ट महंगे देती है वो, बट वो क्या करती है, इको फ्रेंडली चीज़ों को फॉलो करती है। क्या करती है, इको फ्रेंडली चीज़ों को फॉलो करती है। तो सपोज जैसे उसको क्या करना पड़ता है, कुछ भी काम करना पड़ता है, सपोज पेपर बनाती है वो, तो वो पेपर ट्री को कट करके नहीं बनाती, वो कैसे बनाती है, वो रिसाइकिल करके बनाती है। उसके कारण उसकी पेपर की क्वालिटी कैसी रहती है, थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, बट क्या रहता है, वो रिसाइकिल करके बनाती तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, इस कारण से उसकी सेल क्या हो रही, कम हो रही है। ओके, तो वो ये वाली बात नहीं देखता कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग, वो सिर्फ यही देखता है कि सेल कम हो रही है। सिंपल सी बात है, जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत सारे काम करता है, उसके मार्क्स भले कम आते हैं, बट वो क्या करता है, वो दूसरी चीज़ों में एक्टिव है। हो सकता है कोई सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो, समझ रहे हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, कुछ भी क्वालिटी हो सकती है, उसके मार्क्स कम आते हैं, तो ये वाली बात हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ देखो, अपने को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अकाउंटिंग कंसीडर नहीं करता है, तो एक छोटा सा लिमिटेशन है। देखो प्राइस लेवल चेंज इफेक्ट को देखो अकाउंटिंग में किस बेसिस पे करते हैं। जैसे मैंने फ़ोन परचेज़ किया है, मैंने 30,000 रुपीज़ का फ़ोन परचेज़ किया है। अभी क्या हुआ कि वो फ़ोन का प्राइस, अभी देखो अपडेट आते रहते हैं, अभी मेरे फ़ोन का प्राइस गिर कर कितना ही बचा है, 23,000 ही बचा है फ़ोन का, बट मैं 30,000 रुपये का शो करूँगा, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग इग्नोर करता है कि इसको प्राइस लेवल चेंज को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो एक छोटा सा लिमिटेशन है। और अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग विच में रिजल्ट इन मिसलीडिंग। देखो अकाउंटिंग के कारण क्या रहता है, अकाउंटिंग के कारण मिसलीडिंग रिजल्ट भी हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आज सेल की है, बट मैंने उसको क्या दिखाया, इन ट्रांजिट दिखाया। ओके, तो वो क्या हो गया कि मैंने ईयर एंड पे तो सेल किया, अब वो मैं अगले साल उसको शो करूँगा, क्योंकि वो इन ट्रांजिट हो, अगले साल में अगले दिन पहुँचेगा, तो एक दिन के कारण वो इफेक्ट है, तो वो मिसलीडिंग, थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो जाता है, तो उस कारण से मिसलीडिंग इमेज भी दिखती है, विंडो ड्रेसिंग भी हो जाती है। इंटरनल यूज़र कौन होता है, ओनर मैनेजमेंट है। ओनर कौन होता है, ओनर और मैनेजमेंट। देखो ओनर होता है जो कैपिटल लगाता है, जो अपनी पूंजी लगाता है। आपने क्या किया, एक दुकान ओपन की है, तो आप वहाँ पर बैठते हो, आपने उसका शोरूम बनाया, फर्नीचर बनाया, उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है, लाइटिंग लग रही है, वो सब आपने उसके लिए पैसा लगाया, तो आपने जो कैपिटल लगाई, तो आप क्या हो जाते हो, ओनर हो जाते हो। अभी सपोज़ आप एक बहुत बड़ा स्टोर चलाते हो, उसमें आप नहीं बैठते, आपने वहाँ पे वर्कर लगा के रखे हैं, आपने काउंटर बना के लगे हैं, बहुत सारी लाइटें, वहाँ पर एक पूरा मैनेजमेंट है जो क्या करता है, स्टॉक को देखता है कि क्या चीज़ फिर से मंगानी है, एक काउंटर को संभालता है, एक पूरा हाइजीन मेंटेन करने के लिए लगा हुआ है। जैसे बंदे लगा दिए आपने, तो वो क्या हो जाता है, जो सब बंदे लगा दिए उन सबको जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजमेंट हो जाता है। ओके, ये इंटरनल रहते हैं, तो इनके पास अकाउंटिंग का एक्सेस रहता है। तो ये समझ लीजिए ये इंटरनल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इनके पास ऐसा तो नहीं रहता कि ये इंटरनल रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाएँ, ये सब कुछ ऐसा नहीं रहता। उनके पास सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं जो ईयर एंड होने के बाद पब्लिश होते हैं ना, वो मिलते हैं, फिर क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट जो भी प्रेजेंट किए जाते हैं कंपनी द्वारा वो उनको मिलते हैं। जैसे एम्प्लॉई है, वर्कर है, उनको दे देते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जनरली ऑडिट रिपोर्ट देते हैं या फिर
क्वार्टरली रिपोर्ट अपन सबमिट करते हैं। तो क्रेडिट एक्ट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इन सबको यही यही मिलता है। अब यहाँ पर बात आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती है? अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मेजरली 3 है। एक और ब्रांच देख रखी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। देखो, फाइनेंशियल जो भी पैसे में जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मॉनेटरी, उनको अपन रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो अपन ने पढ़ा है ना, रिकॉर्डिंग से लेके क्लासीफाइंग से समराइजिंग से फिर कम्युनिकेटिंग, वो सारी और एनालाइजिंग, वो सारी स्टेज किस में आती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। तो ये मेजरली कंसर्न किससे है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है उस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, देखो, अकाउंट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग दी कॉस्ट। ऐसी प्रोसेस जिससे क्या होता है, देखो, प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब क्या? अपन को तो कंपनी क्या करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती होगी या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती होगी। तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी, या फिर जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे डिलीवरी है, डिलीवरी का नाम सुना होगा, डिलीवरी एक, वो क्या करती है, ऑनलाइन जितना भी सामान रहता है ना आप मंगाते हो, मैक्सिमम टाइम डिलीवरीज क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो उनका बंदा अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो किसी बंदे के यहाँ से उसको पिकअप करवा के आपके घर तक पहुँचाना है, तो उसके लिए डिलीवरी क्या करती है, सारे स्टेप लेती है। तो डिलीवरी जब स्टेप लेती है तो उसमें कितना खर्चा आता है, तो उसका जो प्रॉपर मेंटेन करना रहता है उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसे ही प्रोडक्ट है, ये फ़ोन बना है, ये फ़ोन है, फ़ोन दिख रहा होगा आपको, ये फ़ोन है, फ़ोन का भी जो खर्चा आता है ना, उसको भी, उसकी भी कॉस्ट निकाली जाती है। और देखा जाता है कि क्या क्या उसमें उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, कैमरा लगता है, टच स्क्रीन लगती है, डिस्प्ले लगते हैं, वो सारी चीज़ें लगती है ना, उसका जो भी एक्सपेंडिचर आता है उसके बेसिस पे क्या निकाली जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है। तो वही वाली बात है। तो और उसमें कभी कभी अपन ये भी लेते हैं कि उस कॉस्ट को कैसे कम करें, उसके लिए जो भी स्टेप लिए जाते हैं उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से आती है, जो भी यूज़फुल रहती है मैनेजमेंट डिसीजन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। हो सकता है कि ये फाइनेंशियल डेटा का यूज़ करे, कॉस्टिंग डेटा का यूज़ करे, या फिर इनके लिए कोई अलग से रिपोर्ट जनरेट करना पड़े, जिससे क्या कर सकते हैं ये लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या रहती है कि देखो, ऐसा माना जाता है कि आप, जैसे कोई भी कंपनी है तो वो क्यों सरवाइव कर रही है, क्योंकि सोसाइटी उसके लिए पैसा देता है। जैसे जियो है, तो जियो क्यों कर रहा है सरवाइव, क्योंकि हम लोग उसका नेट का जो नेट है उसका कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर हैं, इसलिए हम उसको पेमेंट करते हैं, उनकी जो सर्विसेज हैं। तो अगर अगर हम उनको पे कर रहे हैं तो हमारे कारण क्या है, जियो चल रहा है। और अगर हम जियो को चला रहे हैं तो जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह हमारे लिए भी कुछ क्या करे, कुछ वेलफेयर के लिए खर्चा करे। तो वही वाली बात सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कवर हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम उस टॉपिक को क्या करेंगे, आगे की ओर कैरी ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आज का एक क्वेट है, मैं उसको पहले पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। ये एक छोटा सा क्वेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एटीट्यूड अगर कमज़ोर है, जैसे आप कोई चीज़ नहीं करते, कोई गलत हैबिट फॉलो नहीं करते हो, किसी ने आपको बोला जैसे आप ड्रिंक नहीं करते, किसी बंदे ने बोला आप ड्रिंक कर लीजिए और आपने बोल दिया ठीक है मैं कर लेता हूँ, अगर आपके वहाँ पर अगर आपका एटीट्यूड आप नहीं करते और वहाँ पर आपके अगर एटीट्यूड में वीकनेस आ गई है, तो आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये वाली बात है। तो कभी भी जो आपके एथिक्स हैं, आप जो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, उन चीज़ों को क्या कीजिए, उन चीज़ों को वहाँ पर अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इससे आपका क्या होगा, आपका कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये छोटी सी बात मैंने आपको बताने की है। और इस पॉजिटिव क्वेट के साथ क्या करेंगे, हम आज का जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कि रिलेशनशिप क्या है बुक कीपिंग में। और ये जो 3 चीज़ें होती है ना, बुक कीपिंग होती है एक चीज़, तो एक चीज़ होती है अकाउंटिंग, और एक चीज़ होती है अकाउंटेंसी। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई रिलेशन आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताऊँगा क्या होती है। देखिए,
जो बुक कीपिंग होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, टीचर बोलता है ना कॉपी लिखिए, कॉपी लिखना, कॉपी लिखने वाली एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग क्या हो जाती है, अकाउंटिंग जितनी भी क्लास लगती ना, नर्सरी लगती है, फिर KG1 KG2 से लेकर 12 तक जितनी भी क्लासेस लगती है, अकाउंट बोलता है मैं जो क्लास लगती है ना वो वाली चीज़ मैं हूँ, ठीक है, क्लास में होता है। फिर अकाउंटेंसी बोलता है मैं अकाउंटेंसी ऐसी अपनी कॉलर ऊपर करता है। ये जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग भी अपनी कॉलर ऊपर करके ऐसा बोलता है कि देखो कॉपी कंप्लीट करना क्लास का पार्ट है, तो अकाउंटिंग बोलता है अब बुक कीपिंग मेरे अंदर आता है। क्या आता है, मेरे अंदर आता है, मैं बुक कीपिंग से बड़ा हूँ, तो अकाउंटिंग ऐसा अपनी कॉलर खड़ा करके बोलता है। फिर कि बोलता है मैं तो पूरी क्लास हूँ, क्लासेस लगती ना 12 तक KG1 से, ऐसा बोलता है। तो फिर अकाउंटेंसी आता है, अकाउंटेंसी बोलता है मैं क्या, मैं पूरा स्कूल, ऐसे कॉलर खड़ी करता है और बोलता है मैं पूरा स्कूल, आई एम एंटायर स्कूल। तो ऐसा समझ लीजिए कि कॉपी करने वाली एक्टिविटी कहाँ आ जाती है, सिर्फ बुक कीपिंग में आ जाती है। अकाउंटिंग में क्या आ जाती है, नर्सरी से लेकर 12 तक की क्लास आ जाती है। और अकाउंटेंसी बोलता है मैं पूरा स्कूल, मेरे अंदर क्लासेस भी आ जाती, सब कुछ आ जाता है। ऐसी वाली बात है, ये छोटा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनी है, इसकी हेल्प से आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, बुक कीपिंग के बारे में लिखा है। बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग आपको बताया कॉपी कंप्लीट करना होती है, रजिस्टर में लिखना पड़ती है। तो आपको यहाँ पर बुक कीपिंग में आपको सिंपल से क्या करना पड़ता है, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पैसे के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहली बात तो ये हो गई, हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है। दूसरी बात क्या हो जाती है, हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं, पोस्टिंग करते हैं इनको लेजर में। ये चीज़ हो जाती है बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग कैसी स्टेज होती है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है। कैसी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। और दिस इज इनिशियल स्टेज इंक्लूड रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। जब इनिशियल स्टेज है इसमें रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन इंक्लूड होते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी बात है कि आपने रिकॉर्ड किया और उसको पोस्ट कर दिया लेजर में। जैसे मैंने बताया था कि आप एक रफ रजिस्टर बनाते हो, उसमें सारा सारा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसकी पढ़ाई कर लेते हो। फिर घर आकर आप क्या करते हो, उसको प्रॉपरली जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप क्या कर लेते हो, उसको जाके प्रॉपरली फेयर कर लेते हो। ओके, जैसे हिंदी का यहाँ पर लिख दिया, मैथ्स का यहाँ लिख दिया, साइंस का यहाँ लिख दिया, तो ऐसे आप क्या करते हो, प्रॉपरली सब चीज़ें कर लेते हो। अकाउंटिंग की बात आते हैं, अकाउंटिंग बोल रहा था ना, तो अकाउंटिंग बोलता है मेरे अंदर तो क्या आता है, बुक कीपिंग तो आता है, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग वाले पार्ट तो मेरे अंदर आते हैं, साथ ही साथ मेरे अंदर कुछ और क्वालिटीज़ भी आती हैं। तो क्या क्वालिटीज़ आती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो इसमें समराइजिंग आता है, समराइजिंग क्या हो जाता है, कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं। कैसी बनती है, कुछ रिपोर्ट्स बनती है जिसमें क्या हो जाता है, सब कुछ समराइज़ हो जाता है। वो रिपोर्ट्स क्या होती है, एक तो ट्रायल बैलेंस होती है। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस में अकाउंट का नाम आ जाता है, अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। P&L बनता है, P&L में क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का अपने को पता चल जाता है, कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाए, कितना लॉस कमाए, ये सारी जानकारी कौन देता है, P&L। ये 2-3 पेज की रिपोर्ट होती है जो पूरा जो साल भर के ट्रांजेक्शन रहते हैं वो सब कुछ समराइज कर देते हैं। बैलेंस शीट आप समझते हैं, बैलेंस शीट में क्या आ जाती है, एक साइड तो असेट आती है और एक साइड लाइबिलिटी आती है। लाइबिलिटी में यहाँ पर इक्विटी भी आ जाती है कि ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो ये बैलेंस शीट में आपको जानकारी मिल जाती है। और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, उसमें पता चल जाता है कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। तो ये समराइजिंग का पार्ट यहाँ पर हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं, किसको, स्टेक होल्डर को बताते हैं कि सर हम लोगों ने इतना प्रॉफिट कमाया, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारी बातें बताते हैं। तो अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है, जब रिकॉर्डिंग, जब बुक कीपिंग कंप्लीट हो जाती है ना, रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग कंप्लीट हो जाती है तभी अकाउंटिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग बिगिन आफ्टर ये। और इसमें क्या होता है, दिस स्टेज कवर समराइजिंग। ये समराइज बताया ना, छोटी छोटी सी रिपोर्ट बना के क्या कर लेते हैं हम लोग, समराइज कर लेते हैं। ओके, समराइजिंग फिर हम एनालाइज करते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आता है ना, हम तो आप देखते हो कम परसेंटेज क्यों बने। वैसे ही अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम एनालाइज करते क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर हमको कुछ डिसीजन करना है तो हम डिफरेंट तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं हम अकाउंटेंसी पर। अकाउंटेंसी क्या बोल रहा था, मैं पूरा स्कूल, ये ऐसा क्यों बोल रहा था
ये बोलता है मैं पूरी बॉडी हूँ। जैसे ये बोलता है ना पूरा स्कूल हूँ मैं, तो अकाउंटेंसी बोलती मैं यहाँ पर जो अकाउंटिंग वाली जो है ना चीज़, अकाउंट वर्ल्ड का मैं अकाउंटेंसी मैं पूरी बॉडी हूँ, ऐसा मैं पूरा यूनिवर्स हूँ, ऐसी बात बोलता है अकाउंट्स का। इसमें क्या होता है, थ्योरी प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग सब कुछ आ जाता है। इसमें क्या इंक्लूड रहती है, थ्योरीज रहती है, प्रिंसिपल रहती है, पॉलिसी रहती है। ये बताता है अकाउंटिंग कैसे करना है। ये क्या बताता है, ये अकाउंटिंग को बोलता है। ये अकाउंटिंग तुमको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड क्लासीफाई समराइज सब कुछ कैसे करना है, वो कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगा। ये थ्योरी प्रिंसिपल पॉलिसी बताएगा अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग उस हिसाब से काम करेगा। एंटायर प्रोसेस इंक्लूड, इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। और ये स्टेज क्या कवर करती है, सब कुछ कवर करती है। अभी इंटायर बॉडी है तो रिकॉर्डिंग से लेके कैसे प्रिंसिपल को अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें कौन कवर कर लेता है, अकाउंटिंग कवर कर लेता है। ये छोटी सी बात आप समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अभी हम नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखो क्या होता है कि जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स क्या है, अभी इतना सारा कुछ हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या करेगा अकाउंट्स, कुछ तो प्रोवाइड करेगा। तो वो जो प्रोवाइड करता है वो फाइनेंशियल नेचर की क्या करता है, प्राइमरीली फाइनेंशियल नेचर की इन्फॉर्मेशन देता है। जो कैसी इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। क्वालिटेटिव तो है बट कैसा नेचर उसका, फाइनेंशियल नेचर है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड एंटिटी की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रहती है उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, AICPA ने ऐसा बोला था, तो उसमें इंक्लूड रहते हैं P&L स्टेटमेंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रहते हैं, उसको फर्म के केस में बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के केस में बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 कंपनीज एक्ट। और NPO के केस में क्या बोलते हैं, बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इनके नाम भले अलग अलग हैं, ये इतना लंबा लंबा नाम, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नाम अलग है बट काम एक ही है। क्या काम है इन तीनों का, ये जो तीनों है ना इनका एक ही काम है, इनका है कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके बताना। क्या काम है सारे प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना। ओके, यही काम है, यही ऑब्जेक्टिव है इस स्टेटमेंट का। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। तो ये सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको ये बारी बात बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट आपको बता देता है कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आपको पता चल जाएगी बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में मेजरली क्या होती है, बैलेंस शीट ऐसा बनता है, बैलेंस शीट एक पॉइंट, बैलेंस शीट होता है पॉइंट स्टेटमेंट, एट अ पॉइंट पर बनता है, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए बनता है। जैसे मैं आज खड़ा हूँ तो मैं आज कितने दिन का, कितने साल, कितने वर्ष का हूँ, वो बात हो जाएगी। तो सपोज़ मैं आज 28 ईयर्स 8 मंथ 6 डेज़ का हूँ। ओके, तो ये मेरी आज की डेट है, आज जो डेट है ना, आज 5 मई है, तो 5 मई को मैं इतना हूँ। अभी कोई मेरे को 6 जून को पूछे कितने के हो, तो ये चेंज हो जाएगा ना, ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। वैसे ही बैलेंस शीट क्या रहती है, पर्टिकुलर डे पर बनती है। जैसे 31 मार्च के दिन बनी हुई है ना, तो आपको सिर्फ 31 मार्च की तारीख का ही पता चलेगा कि कितनी एसेट और कितनी लाइबिलिटी थी। ओके, ये छोटी सी बात मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आई तो अच्छी है, वैसे कोई ज़्यादा पर इस चीज़ को याद कर लीजिए, स्पेसिफिक पॉइंट एंड टाइम पर बनता है। ओके, तो बैलेंस शीट में क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। देखो बैलेंस शीट में एक तो क्या आता है, असेट आती है। ओके, और यहाँ पर आ जाती है कि कैपिटल कितनी है और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो सारी कहाँ पे आ जाती है, यहाँ आ जाती है, टोटल आ जाता है। इतना छोटा सा स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट का। फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। तो असेट, तो ये बताता है असेट क्या बताती है, अभी 3 चीज़ें हैं ना, असेट, लाइबिलिटी और इक्विटी कंप्राइजेस है। तो असेट बताती है व्हाट इट ओन, कंपनी क्या ओन करती है। जैसे आप हो तो आप क्या ओन करते हो, आप फ़ोन ओन करते हो ना, ऐसे कंपनी क्या करती है। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का जो जियो है वो सारे नेट जो टावर आवर है ना, टावर, ये सारी चीज़ें ओन करता है, वो बोलता है व्हाट इट ओज, और वो क्या लाइबिलिटी, क्या उसको लाइबिलिटी ओन करती है, और
क्या ओनर का स्टेक है बिजनेस में, ये इक्विटी बताती है। लाइबिलिटीज़ क्या है, क्या उसको पे करना है, ये कौन बताता है, लाइबिलिटी बताती है। और इक्विटी बताती है कि ओनर का क्या स्टेक है बिजनेस में, ये पता चल जाता है आपको इक्विटी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, देखो कैश फ्लो एक स्टेटमेंट बनता है, तो उसमें आपको पता चलता है, उसमें आपको जानकारी मिलती है कि कंपनी को कितना पैसा रिसीव हुआ है, कितना पैसा स्पेंड किया है, कब तक, ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 6 मंथ का और 1 ईयर का, जब जितना भी पीरियड का बनाना है वो बना सकते हो आप। और इसमें एक और चीज़ पता चलती है कि इसमें इसको क्लासीफाई भी करते हैं कई कई बार कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कि ऑपरेशन से कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, फाइनेंस एक्टिविटी से कितना पैसा है, कितना पैसा गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना पैसा गया है और कितना पैसा आया है। ये सारी जानकारी कहाँ मिल जाती है अपने को, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिल जाती है। ओके, ये सारे बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहती है डिसीजन मेकिंग के लिए। देखो, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा बोलता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अगर यह क्वालिटीज़ अकाउंटिंग में है तो वेरी गुड। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, अगर रिलेवेंस रहता है, रिलायबिलिटी रहती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी रहती है, कंपेरेबिलिटी रहती है, सॉरी। देखो, रिलेवेंस क्या बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे स्वेटर चाहिए, क्या चाहिए आपको, आपने पापा को बोला था, नवंबर के महीने में बोला था, पापा मुझे स्वेटर चाहिए, आपके पापा ने आपको अप्रैल में दिया, जब गर्मी हो रही थी ना तब स्वेटर दिया, तो क्या वो स्वेटर आपके लिए यूज़फुल है, नहीं है। तो ऐसे ही रिलेवेंस को समझिए कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी टाइमली एंड रिलेवेंट टू द यूज़र नीड, इट शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या होता है कि एक तो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो कैसा मिलना चाहिए आपको, जैसे स्वेटर टाइम पर मिलना चाहिए था ना, ठंड में मिलना चाहिए था, तो इन्फॉर्मेशन तभी मिलना चाहिए, टाइमली मिल जाना चाहिए। मुझे आज रिक्वायर्ड है, तो आज मुझे, जैसे मुझे जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है और अभी मेरी डेडलाइन भी है, तो मुझे टाइमली उससे इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। और वो जो मुझे जीएसटी का रिटर्न फाइल करने के लिए जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो रिलेवेंट होना चाहिए मेरे नीड के लिए। तो ये रिलेवेंस आप समझ लीजिए कि यूज़र जो भी है, जिस भी टाइप का यूज़र है, उसके लिए क्या होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी ऐसी होती है कि देखो, शुड बी एक्यूरेट। अभी कोई बंदा है वो झूठ बोलता है, कोई बंदा है वो झूठ बोलता है और वो मुझे बोल दे कि मतलब उसने तुम्हारे लिए कुछ गलत गलत बोला है, तो मैं क्या उस पर बिलीव करूँगा, नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो झूठ बोलता है। तो ऐसी बात है कि देखो, जब भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हो तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें आप गलत गलत कुछ कर रहे हो, वो एक्यूरेट होना चाहिए ताकि वो क्या हो सके, रिलायबल हो। तो जो कोई बंदा सच बोलता है और मुझे कोई चीज़ बताएगा ना, तो मैं क्या करूँगा, भरोसा करूँगा ना। तो ऐसी बात है कि रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए। और उसको मैं बाद में, अगर मैं जाके चेक करूँ ना, उसने बोला था ऐसा बोला, तो मैं किसी से पता करूँ क्या उसने मेरे बारे में ऐसा बोला था, तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोला, वो अच्छा बंदा है, ये तो ऐसे ही बोल रहा था। तो वेरीफाइबल भी होना चाहिए। ओके, कि अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि सर देखिए हमने एक खर्चा बुक किया है, तो उसका मेरे पास ये सबूत है, एविडेंस है, ये वाली बात है। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड अलाउइंग यूज़र विथ रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड इट। देखो, अभी क्या होता है कि जो यूज़र है उसके पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो क्या कर सके, समझ सके और सब कुछ कर सके, ऐसी वाली बात है। अभी किसी को समझ में ही ना आए, आपने कुछ किया, तो थोड़ा सा आप व्यवस्थित लिखिए, तो क्वालिटी है, अगर ये क्वालिटी है ना तो बहुत अच्छी है। आप जैसे कॉपी का आंसर लिख कर आए हो, कॉपी में आंसर लिख कर आए हो, कुछ भी काटा पीटी कर दी है, कुछ भी लिख दिया है, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, एग्जामिनर बोले क्या पता कहाँ से कॉपी आ गई मेरे पास। तो ऐसी वाली बात है कि जब आप अकाउंटिंग भी कर रहे हो ना, वो कैसी करो, बहुत प्रॉपर लिखो, बहुत प्रॉपर, कैसा लिखो, बहुत प्रॉपर, ताकि पढ़ने वाला उसको समझ सके, जिसको रीजनेबल नॉलेज है। कंपेरेबिलिटी, देखो जैसे आपको मार्कशीट मिलती है, उसमें आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सब कुछ
डेटा रहते हैं। तो सपोज़ आपके ये मार्क्स थे 11th क्लास के, ये आपके 9th क्लास के मार्क्स थे, ये 10th क्लास के मार्क्स थे। तो आप देख सकते हो ये इतने इतने मार्क्स मुझे आए थे और इतने इतने मार्क्स मुझे करंट ईयर में आए। तो आप कंपेयर कर सकते हो किस सब्जेक्ट में मुझे कितने ज़्यादा या कितने कम मार्क्स आए। ओके, ये आप कंपेयर कर सकते हो। ऐसे ही क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं ना, वो आप पिछले साल के और करंट ईयर के क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ये वाली बात यहाँ पर बोला है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अलाउ यूजर टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट एंटिटी एंड फैसिलिटेट ट्रेंड एनालिसिस इन डिसीजन मेकिंग। ये छोटी सी बात है। एक और चीज़ है, निमोनिक्स देकर रखा है कि इसको याद करने के लिए राही रुक जाना नहीं। अब राही रुक जाना नहीं तो इसको क्या कैसे बता सकते हैं, जैसे राही है, राही रुक जाना नहीं, रा से क्या ये रिलेवेंस आ जाएगा फर्स्ट वाले का, फिर रुक, रुक से क्या आ जाएगा, रिलेवेंस आ जाएगा, यहाँ रिलायबिलिटी आ जाएगी, फिर यू से अंडरस्टैंडेबिलिटी आ जाएगी और सी से कंपेरेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो ये राही रुक जाना नहीं, मैंने छोटा सा निमोनिक बनाया, आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग हर एक चीज़ का एक सिस्टम होता है। क्या होता है सिस्टम, आजकल बहुत चलता है। तो सिस्टम क्या होता है अकाउंटिंग का, उसको बोलते हैं मेथड यूज टू रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर दो मेन सिस्टम है, पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। तो दोनों बहुत पॉपुलर हैं। कैसे दोनों बहुत पॉपुलर हैं, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। सिंगल एंट्री बोलता है मैं बहुत सिंपल हूँ। क्या बोलता है सिंगल एंट्री, मैं बहुत सिंपल हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। ओके, क्योंकि मैं सिंगल हूँ। और ये बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर तो मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो सिंपली क्या करो, एक ट्रांजेक्शन को एक बार रिकॉर्ड कर लो। कितने बार, सिंपल है, सिंगल है तो एक ही बार क्या करना पड़ता है, एक बार ही रिकॉर्ड कर लो, काम हो जाता है। एक बार रिकॉर्ड कर लो कैश बुक में, एक छोटा सा एक बुक बना लो, सिंपल सी एक बुक बना लो, उसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखते जाओ, कितना कैश आया कितना कैश गया, ये सारी जानकारी एक बुक में लिख लो। तो यहाँ पर सिंगल एंट्री में क्या हो जाता है, काम हो जाता है। एक बार रिकॉर्ड कर लो कैश बुक में, कैश रजिस्टर में, काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डबल एंट्री बोलता है अरे मैं तो डबल हूँ, मैं तो डबल हूँ। अगर ये डबल है तो इसको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज़ को क्या करना पड़ता है, डबल ट्वाइस रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है, ट्वाइस। एक बार डेबिट और डेबिट में लिखना पड़ता है, एक बार क्रेडिट में लिखना पड़ता है। ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है मेक अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करता हूँ, इंश्योर करता हूँ। कौन सी वाली, असेट जितनी भी रहेगी वो कितनी रहेगी, जितनी लायबिलिटी और इक्विटी का टोटल रहेगा उसके बराबर असेट रहेगी, और जितनी असेट रहेगी वह किसके बराबर रहेगी, इसके बराबर रहेगी। ये चीज़ को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर लिखा है जो सिंगल एंट्री सिस्टम होती है ना, ये कौन यूज़ करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, जो सिंगल एंट्री सिस्टम जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस रहते हैं उनके लिए सुटेबल है। किसके लिए सुटेबल है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए सुटेबल है। लेकिन आपको लार्ज बिजनेस करना है, क्या करना है, लार्ज बिजनेस करना है। लार्ज बिजनेस के लिए फिर क्या आ जाता है, डबल एंट्री सुटेबल रहती है। डबल एंट्री सुटेबल होती है। ओके, ये छोटी सी बात है। ओके, तो यही लिखा है, ये लेस कॉमन है, जनरली यूज फॉर स्मॉल बिजनेस, सिंपली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन और मेकिंग इट लेस सुटेबल फॉर मोर कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती है, ये मेथड सुटेबल है लार्ज बिजनेसेस के लिए। ये डुअल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल पर काम करती है। इसमें एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ बिजनेस बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, देखो गुड्स क्रेडिट पर आपने परचेस किए तो उसमें कैसे एंट्री करोगे, उसमें
उसकी एंट्री मैं बता देता हूँ कैसे करोगे। तो आपके पास गुड्स तो आ गए हैं, तो आप क्या करोगे, गुड्स अकाउंट डेबिट कर दोगे। यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दोगे उसको पर्टिकुलरली। तो गुड्स अकाउंट डेबिट करोगे मेंशन कि आपने सपोज़ 1000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे हैं, और आपने किससे ख़रीदे हैं, आपने रवि से ख़रीदे हैं। तो रवि जो क्रेडिटर है उसका नाम क्या कर दोगे, यहाँ पर मेंशन कर दोगे 1000 रुपीज़। या कैश में ख़रीदे हैं तो यहाँ पर रवि की जगह कैश भी लिख सकते हो, और उसको अपन सिंपली रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अभी इसी में बैलेंस शीट बनेगी ना, तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो आप देख सकते हो ये भी और ये भी 1000 दोनों बराबर हैं। ऐसे अपन डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो अपन को मेक श्योर करना पड़ता है कि हर ट्रांजेक्शन के क्या होने चाहिए, 2 एस्पेक्ट होना चाहिए जो हमने यहाँ पर इंश्योर किए, एक डेबिट इंश्योर किया है, क्रेडिट इंश्योर किया है। इतना आपको समझ में आया सिंगल एंट्री डबल एंट्री। अभी हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं क्या क्या होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। एक तो एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि आप चीज़ को क्या करोगे, आप जैसे आप तराजू रहता है ना, तराजू में आप कोई चीज़ तौलते हो ना, तो पता आप एग्जैक्ट होती है, तराजू में एग्जैक्ट होती ना कि जितना इस साइड वेट होगा ना उतना ही यहाँ पर होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, डेबिट जितना, ये सपोज ये डेबिट है तो क्रेडिट भी कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या कर देता है, मत अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को मेक श्योर करता है। एरर डिटेक्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर कहीं पर वेट कम ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या कर लोगे, ईजिली डिस्क्रिपेंसी को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो उसके लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं एरर डिटेक्ट करने के लिए, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो हमें ईजिली एरर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। यहाँ पर कैसी रिपोर्टिंग होती है, जो बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनते हैं, इसमें बहुत हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया जाता है। कैसा बताया जाता है, अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। ओके, तो यही बात है। एक तो इससे अपन क्या बना सकते हैं, पहले तो अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, सिंगल एंट्री से नहीं बना सकते, डबल एंट्री से बना सकते हैं। और ये आपको कैसी प्रोवाइड, कंप्लीट पिक्चर भी प्रोवाइड करती है, कैसा आप सब कुछ देख सकते हो, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, इनकम कितने हुए, एक्सपेंस कितने हुए। ओके, और कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, ये सारी जानकारी आपको कहाँ मिल जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मिल जाती है। ये किसका एडवांटेज है, एक डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, देखो जब आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कैसी है, डिटेल्ड भी है और एक्यूरेट भी है, तो आप क्या करोगे, बेटर डिसीजन मेकिंग ईजिली कर सकते हो। ओके, इनहेंस कंट्रोल, इससे आपको क्या करता है, बेटर ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और कंट्रोलिंग दी बिजनेस, आपको बेहतर ट्रांजेक्शन करने में और बिजनेस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। फ्रॉड प्रिवेंशन, डबल एंट्री सिस्टम क्या करती है, आपको फ्रॉड को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है बाय इंश्योरिंग ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड ट्रैक्ड। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड था कि आपके पास कितनी टेबल है, कितनी चेयर हैं। तो फिर आपने देखा कि यहाँ पर तो 10 चेयर एज़ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है और 5 टेबल हैं। फिर आपने जब एक्चुअल में देखा तो आपको 4 ही मिली थी और कुर्सी तो 9 ही मिली थी, चेयर 9 ही मिली थी। तो फिर आपने पूछा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर आपको पता चला यहाँ पर डॉक्टर हाथी ने तोड़ दी थी और एक ये वो बंदा अपने घर ले गया था। तो अब क्या करेगा, कंट्रोल तो अभी आप क्या करोगे, अब आपने बोल दिया कि यहाँ से कोई भी सामान, मैनेजमेंट बोलता है कि बोले अब कोई भी यहाँ से सामान ले जाना है तो परमिशन के साथ ले जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, कंट्रोल बढ़ा दिए। और दूसरी चीज़ क्या की, फ्रॉड प्रिवेंशन, आपने फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया कि 4 चेयर है ना, तो आप 4 ही टेबल है, तो आपने क्या बोला कि जाओ एक टेबल जो है ना वो वापस लेकर आओ, तो आपने फ्रॉड को प्रिवेंट कर लिया। ये छोटा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से अकाउंटिंग की हेल्प से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से आप चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पर क्या डिस्क्रिपेंसी हो, और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर एक्शन ले सकते हो। ईजियर फाइनेंशियल एनालिसिस, ईजियर फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करोगे, देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली रेशो कैलकुलेट कर सकते हो और परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। कंप्लाइंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहते हैं ना, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं,
तो उनको फॉलो करते हैं ताकि उनसे क्या होती है, एक्यूरेसी आती है और यूनिफॉर्मिटी आती है, और जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी जगह एक जैसे फॉलो किए जाते हैं, तो उससे अपन क्या मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये वाइडली यूज़ होता है। सिंप्लीफाइड ईयर एंड टैक्स प्रिपरेशन, तो ये कैसे करते हैं, देखो जो डबल एंट्री सिस्टम रहता है उसमें इंफॉर्मेशन जो रहती है वो एक्यूरेटली और टाइमली मिल जाती है, जिससे हम टैक्स प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी को टाइमली मिल जाएगी, कितना सेल है, कितना परचेज है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली जीएसटी रिटर्न भर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है अकाउंटिंग की हेल्प से, तो आप इजीली इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल कर सकते हो। फैसिलिटेट ऑडिट, तो मोर ट्रांसपेरेंट और अभी प्रॉपर रिकॉर्ड है डबल एंट्री सिस्टम में, तो ऑडिट करना भी बहुत ईजी हो जाती है। मैं ये जो सारे पॉइंट है ना, मैं इसको एक छोटे से निमोनिक से आपको याद करवा देता हूँ क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक तो एक्यूरेसी होती है, ये ओके एक्यूरेसी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एक्यूरेसी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर, दूसरी चीज़ ये कंप्लाई करता है किसके साथ, कंप्लाइंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करता है ये। एरर डिटेक्ट करता है, एरर डिटेक्शन हो जाता है इसमें। फिर क्या होता है एरर डिटेक्ट के साथ, ये एरर डिटेक्ट के साथ क्या करता है, इनहेंस करता है। कंट्रोल भी कैसे रहते हैं, बड़े हुए रहते हैं, इनहेंस कंट्रोल रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और फिर एस से क्या होता है, सिंप्लीफाइड करता है, एसी के एरर डिटेक्ट करें और एनहेंस करें सफाई। तो सफाई से क्या आ जाता है, ये तो सिंप्लीफाइड ईयर एंड टैक्स सिंप्लीफाइड हो जाती है ईयर एंड टैक्स प्रिपरेशन। ओके, जो भी टैक्स रिटर्न रहते हैं वो इजीली हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिटेल, ये हेल्प करता है डिटेल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, क्या में हेल्प करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी हेल्प करता है। ओके, इसके बाद ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है फ्रॉड प्रिवेंशन में हेल्प करता है, फ्रॉड प्रिवेंशन में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, डिसीजन ये और फाइनेंशियल एनालिसिस में भी ये हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस में, और इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है।